जय हिंद साहब। स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्न चित, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसे ही मंगल कामना करते हैं। आज की कक्षा को हम आरंभ करते हैं और आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है उपसर्ग। देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। उपसर्ग एक अभ्यास वाला सा टॉपिक है और उपसर्ग पूरा का पूरा, वैसे यदि उपसर्ग के अच्छे श्रेणी के यदि प्रश्न हों तो वो संधि पर निर्भर करने वाले प्रश्न होते हैं। उपसर्ग के कोई अच्छे प्रश्न हो ना तो वो संधि पर निर्भर होते हैं। संधि यदि हमने अच्छे ढंग से सीख ली है, उपसर्ग स्वतः ही हो जाता है। ठीक है। अब जैसे इसमें भी अपन कुछ संस्कृत के उपसर्ग चलते हैं, कुछ हिंदी में चलते हैं, कुछ संस्कृत के अव्यय हैं वो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, कुछ विदेशी भाषाओं के उपसर्ग होते हैं। तो उनमें कुछ सीखने सिखाने वाली बात नहीं होती विदेशी और हिंदी वालों में। भाई कुपुत्र में कौन सा उपसर्ग? कु है, अब देखने में ही पता चल रहा है। ठीक है। तो इसमें कोई, जैसे दुपट्टा में क्या है जी? दू है। ठीक है। तो इनका तो पता चल जाता। पचमढ़ी में क्या है? पच है। ठीक है। तो इनमें कोई नियम वाली बात नहीं होती। लेकिन जो संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं उनको पहचानने के लिए हमें संधि की आवश्यकता हो जाती है। नॉर्मली तौर पे सीधे शब्द लिखे हुए आए, विचार वी, विहार वी, है परिहार परि, इनका तो अपन सामान्य तौर पे बोध कर सकते हैं। लेकिन शब्द आया जी पर्यंत, तो पर्यंत में कौन है? परि है, और इसका बोध किससे हुआ? यण संधि से हुआ। अनुवर्थ में कौन है? अनु, बोध किससे हुआ? यण से हुआ। ये संधि की भूमिका है। भाई जैसे मैंने शब्द लिखा अनुवर्त, क्या लिखा? अनुवर्त। अब अनुवर्त शब्द में प्रारंभिक तौर पे देखने में अनुपसर्ग दिख रहा है जी, मैंने हलंत, और अनुपसर्ग होता भी है, लेकिन हमने इसका संधि विच्छेद किया तो संधि विच्छेद क्या हुआ? अनुधन अर्थ। क्या हुआ? अनुधन अर्थ। ठीक है। यण संधि से ही तो पता चला। तो इनको पहचानने के लिए हमें संधि की आवश्यकता पड़ती है। अब किसी ने पूछा परिधान में क्या है जी, तो देखने में पता चल रहा कौन है? परि है। लेकिन किसी ने पूछा पर्यंत में क्या है, तो फिर हमें यण संधि का बोध होना चाहिए कि परिधन अंत से पर्यंत बना है। ठीक है। तो उपसर्ग कोई जटिल टॉपिक नहीं है। संधि के दौरान तकरीबन इसकी सब स्थितियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। संधि को इसलिए इतने विस्तार से हमने लिया। और संधि पढ़ाते समय मैं अमूमन एक बात कहा करता हूं कि संधि पढ़ाते समय हम 3 टॉपिक्स कवर करते हैं। संधि तो करते ही करते हैं, एक तो उपसर्ग को कवर करते हैं, उसके साथ साथ शब्द शुद्धि का बोध भी संधि से बढ़ता है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि यण संधि के आरंभ में हम उपसर्गों के उदाहरण देते हैं पहले, फिर सामान्य शब्दों के, भले दीर्घ हो, भले कोई भी संधि हो, ठीक है, भले व्यंजन हो, भले विसर्ग हो, बार बार उपसर्गों की हम चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि उपसर्ग का अच्छी श्रेणी का प्रश्न जो होगा वो संधि से आएगा। ठीक है। ये मान करके आप चलिए। ठीक है। तो जो संस्कृत वाले उपसर्ग हिंदी में चलते हैं, 22 प्र प्राप समनु अवनिशनेर दुर्वियांगनी अधि सुद प्रतिपरि उप, उनमें से जो प्रश्न बनते हैं वो संधि पर निर्भर करते हैं, या उनके संस्कृत के कुछ अव्यय हैं, जैसे अंतर है, बहिर है, प्रादुर है, इनका भी उपसर्ग की तरह प्रयोग होता है। फिर हिंदी वाले तो डायरेक्टली अपन पढ़ सकते हैं, उनके अंदर तो नोट्स से पढ़े तो उसमें कोई बाधा वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी हम यहाँ अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखना, और आपको कक्षाएं बड़ी तसल्ली के साथ सकारात्मक होकर के देखनी है। जहाँ की रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। ये सकारात्मकता बेहद आवश्यक है। ठीक है। और धीरज, धैर्य, धीरज धर्म मित्र रुनारी, आफत काल परखिए चारि, तुलसी की चौपाई है ये, रामचरितमानस में तुलसी ने लिखी है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, पहले हम परिभाषा की बात करें। और कक्षाओं को तसल्ली से देखने के लिए मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कक्षा के दौरान कई बार ऐसी व्याख्याएं होती है जो हमें आनंद देती है, कुछ नई चीजें सीखने को मिल जाती है। ठीक है। हाँ, तो देखो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और आरंभ में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, इसलिए ये उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गात धात्वर तो बलाद अन्यत्र नीयते, जो शब्द के आरंभ में, धातु के आरंभ में जुड़कर के उसके अर्थ को बलात् अन्यत्र नीयते, बलपूर्वक दूसरी जगह ले जाते हैं, अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कैसे? अरे भाई, जैसे ये शब्द है देश। अब देश का अर्थ तो अपन जानते हैं, लेकिन देखना जैसे जैसे उपसर्ग जुड़े क्या बना? आ उपसर्ग जोड़ा आदेश, निरुपसर्ग जुड़ा निर्देश, अनुपसर्ग जुड़ा अनुदेश, वि उपसर्ग जुड़ा विदेश। ठीक है। शब्द एक था, लेकिन जैसे जैसे उपसर्ग जुड़ते गए
अर्थ कहाँ से कहाँ पहुँचता गया। जैसे शब्द है हार, ठीक है, प्र जोड़ा प्रहार, वी जोड़ा विहार, उप जोड़ा उपहार, सम जोड़ा संघार, ठीक है जी, है प्रति जोड़ा प्रतिहार, परि जोड़ा परिहार, आ जोड़ा आहार, है। देखो शब्द एक था हार, जिसका अर्थ या तो गले का हार हो सकता है, मृणाल, या पराजय हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम उपसर्ग जोड़ते गए अर्थ कहाँ से कहाँ पहुँचते गए। तो उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बलपूर्वक बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन शब्दांशों को। और हर उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ होता है। देखो हम प्रश्न करें कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, तो प्राय विद्यार्थी क्या बोलेंगे कि गुरुदेव उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। ये अर्थ ये तो कोई भी बताएगा। सुनो, उपसर्ग सार्थक होते हैं, हर उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन किसी भी प्रत्यय का कोई भी अर्थ नहीं होता है। ये आप ध्यान रखिए, उपसर्ग सार्थक होते हैं और प्रत्यय निरर्थक होते हैं, ये ध्यान रखिए। तो हम अब जो देखने जा रहे हैं कि उपसर्ग के जो संस्कृत के जो उपसर्ग अपने हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं, 22 के 22 उपसर्ग अपने हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी चर्चा करते हैं और यहाँ मैं संधि का अभ्यास करवाते हुए आपको आगे बढ़ रहा हूँ। संधि में जो कमजोरियाँ शेष रह जाती है, कमजोरियों का मतलब हम अभ्यास नहीं करते तो कमजोरी रहती है, हमें नियम याद नहीं है तो कमजोरी रहती है। तो आप देखेंगे इस दौरान हम तमाम कमजोरियों को पुनः दूर कर लेंगे, इसलिए कक्षा को तसल्ली से अपने को देखना है और रिवाइज करते चलना है मेरे साथ साथ। पूरी संधि रिपीट हो जाएगी, एक एक शब्द रिपीट हो जाएगा, संधि छोड़िए, एक एक शब्द। इधर देखिएगा, पहले अपन संस्कृत निष्ठ उपसर्गों की चर्चा करेंगे और सबसे पहले मैं कर रहा हूं प्र उपसर्ग की बात कर रहा हूं। प्र उपसर्ग जो कई अर्थों में आता है भाई, जैसे आगे, उत्कर्ष, बहुत। प्र जो उपसर्ग आता है वो कई अर्थों में आता है, विशेष है, ऐसे कई अर्थों के अंदर इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। लेकिन अब देखिएगा, आप इसके स्थितियां देखिएगा और अभ्यास कीजिएगा मेरे साथ साथ। देखना, मैंने शब्द लिखा जी प्रार्थी, प्राचार्य, प्राध्यापक, ऐसे मैंने शब्द लिख दिए। अब इनमें दिख तो प्रा रहा है, प्रा दिख रहा है, लेकिन है कौन, प्र, क्योंकि इनमें दीर्घ संधि हुई है। प्रधन अर्थी, प्रधन आचार्य, प्रधन अध्यापक। अब अध्यापक का तो यण संधि से अपन और संधि विच्छेद करेंगे तो अधिधन आपक और हो जाएगा, तो प्र प्लस अधि उपसर्ग, ठीक है। तो प्रार्थी, प्राचार्य, प्राध्यापक। अब इनमें प्रारंभ में देखने में दिख कौन रहा है, प्रा, लेकिन उपसर्ग कौन है, प्र। और ये किससे पता चला, दीर्घ संधि से पता चला। जैसे मैं कुछ शब्द और दूं आपको, जैसे प्रोक्ति, प्रोज्वल, प्रोक्ति, प्रोज्वल, प्रोत्साहन, प्रेक्षा, प्रेक्षक, प्रेक्षण, प्रेषक, प्रेषिति आदि ऐसे बहुत से शब्द दिए जा सकते हैं। अब इनमें सब में कौन दिख रही है, इनमें गुण संधि है, लेकिन ऊपर वाले तीनों उदाहरणों में प्रो दिख रहा है, नीचे वालों में प्रे दिख रहा है, जबकि है कौन, प्र है। किससे पता चला, गुण संधि से पता चला। विच्छेद बोलो मेरे साथ साथ, अभ्यास ही तो करना बस है। प्रोक्ति, प्रधन उक्ति, प्रोज्वल बोलो, प्रधन उज्ज्वल, प्रोत्साहन, प्रधन उत्साहन, प्रेक्षा, प्रधन इच्छा, बोला करो ताकि कक्षा के अंदर द्विपक्षीय संवाद बने। प्रेषक, प्रधन ईशक, प्रेषिति, प्रधन ईशिति, प्रेक्षक, प्रधन इक्षक, प्रेक्षण, प्रधन इक्षण, ऐसे उच्चारण निकल जाना चाहिए मुख से, एक एक शब्द मस्तिष्क में बैठ जाएगा। देखना, मान लीजिए मैंने एक शब्द और लिख दिया, प्रौद्योगिकी। अब साहब यहाँ तो आरंभ में प्रौ दिख रहा है, लेकिन है कौन, प्र है। कौन है, प्र, क्या हो जाएगा, प्रधन औद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। समझे आप, कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। कौन सी संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का। और आप पेन कॉपी साथ रख सकते हैं, फटाफट 2-2 4-4 शब्द आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो आवश्यकता नहीं। इसका उद्देश्य, इन कक्षाओं को रिकॉर्ड करने का उद्देश्य केवल क्या है, अभ्यास, केवल क्या है, अभ्यास, ठीक है। हाँ, क्योंकि संधि पढ़ने के बाद इसमें कोई बाधा वाली बात रहती नहीं है। अब जैसे मैं और कुछ आपको स्थितियां देता हूं, जैसे प्रमाण, प्रणाम, प्रणय,
प्रणीत, प्रणेता आदि मैंने कुछ शब्द लिख दिए। ठीक है, अब साहब इनमें भी अपन उपसर्ग को अलग करें तो क्या होगा? प्रधन मान, भाई रे के परे नए हो तो नए का अणय बनता है, व्यंजन के 11वें नियम में पढ़ा है। प्रणाम बोलो, बोलो वहां प्रधन नाम, प्रधन नाम, प्रणय प्रधन नय, प्रणीत प्रधन नीत, प्रणेता प्रधन नेता। ठीक है, हो गया। ठीक है, रे के परे नए हो तो नए का अणय होता है। अब इनमें मूल शब्द अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब बाकी जो सामान्य शब्द होते हैं जैसे प्रकार है, प्रसार है, प्रहार है, प्रभाव है, प्रचार है, ठीक है, ऐसे शब्द जो है इनको तो देखते ही पता चल जाता है कि इनमें कौन सा उपसर्ग आया है जी, प्र उपसर्ग आया है। कौन सा उपसर्ग आया है? प्र। ठीक है, अब देखना ये जो कुछ जैसे प्रो है, प्रौढ़ है, ऐसे जो शब्द हैं, अब इनमें क्या हो? अब ये दोनों ही शब्द गुण के अपवाद थे और इनमें वृद्धि होती है। प्रो है किससे बना? प्रधन ऊह से बना, और प्रौढ़ किससे बना? प्रधन ऊढ़ से बना, लेकिन उपसर्ग तो कौन है? प्रई तो है। तो अब आप समझ गए पूरा का पूरा संधि पर डिपेंडेंसी है इनके, और एक एक शब्द का हम अभ्यास करेंगे तो उन शब्द का विच्छेद मस्तिष्क में स्थित हो जाएगा। है, नियम तो दूर रह गए, विच्छेद ही मस्तिष्क में स्थित हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़े। प्र उपसर्ग, ठीक है, प्र उपसर्ग हमने देखा। देखो प्र किन किन अर्थों में आता है? आगे, उत्कर्ष, बहुत, विशेष, अधिक, कई अर्थों में आता है। और हमने दीर्घ की स्थितियां देखी, हमने गुण की स्थितियां देखी, वृद्धि की देखी, व्यंजन की देखी और सामान्य शब्द देखे। ये कौन सा उपसर्ग है? प्र। प्र के बाद अगले उपसर्ग में प्रवेश करते हैं कौन? परा। कौन? परा। अब देखना ये जो परा है, परा वैसे विपरीत अर्थ में आता है, दूर अर्थ में आता है, पीछे अर्थ में आता है, विपरीत में भी परा आ जाता है, उल्टे क्रम में भी आता है, की ओर भी आता है। ठीक है, उल्टे क्रम में भी आता है, विपरीत एक ही बात है, एक जगह लिख देना, विपरीत, उल्टा क्रम, की ओर, कई अर्थों में परा का प्रयोग होता है। परा के कुछ शब्द देखना जैसे पराक्रम, पराजय, पराभव, परामर्श। अब यहां एक चीज समझना, एक शब्द आया परार्थ, एक शब्द आया पराधीन, एक शब्द आया पराश्रित। सीखना क्या है हमें? अब इन तीनों शब्दों में भी देखने में परा दिख रहा है, लेकिन इन तीनों में कौन है? पर। परार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? पर धन अर्थ। पराधीन का क्या होगा? पर धन अधीन। और पराश्रित का क्या होगा? पर धन आश्रित। पर मानी दूसरा, पर मानी दूसरा, दूसरे का हित परार्थ कहलाता है, दूसरे के अधीन पराधीन कहलाता है, दूसरे पर आश्रित पराश्रित कहलाता है। ठीक है, हालांकि इन तीनों शब्दों का संधि विच्छेद अपन पराधन अर्थ करें, पराधन अधीन करें, पराधन आश्रित करें तो भी शब्द की रचना तो यही होगी, परार्थ, पराधीन और पराश्रित ही बनेंगे। लेकिन यहां परा नहीं होगा, क्योंकि तभी तो हम ये अर्थ याद करते कि परा का अर्थ दूर, पीछे, विपरीत, की और, उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम, ऐसे कई अर्थ होते हैं। जैसे कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि जय शब्द के साथ कौन सा, जय शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय लगाने पर वह स्वयं का विलोम बन जाता है। फिर 4 विकल्प आते हैं। अब यहाँ विद्यार्थी सोचता है ये क्या हो गया, गुरुजी ने उपसर्ग में ऐसा नहीं बताया। अरे जय में परा जोड़ेंगे तो उल्टी जय, मतलब विपरीत, विपरीत मानी हार, पराजय बन जाएगा। ठीक है, तो कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी किए जाते हैं। अब परार्थ, पराधीन, पराश्रित, तो हमें शब्दकोश भी तो हमारा समृद्ध होना चाहिए, हमें पता है कि इनका अर्थ क्या है। तो यहाँ ये अर्थ कौन देगा? पर देगा। पर मानी दूसरा, पर मानी दूसरा। तो हमें यह ध्यान रखना है, परा, दूर, पीछे, विपरीत, की ओर, उल्टे क्रम में बहुत से शब्द हो सकते हैं, जैसे परास्त हो सकता है, पराकाश हो सकता है। ठीक है, और जैसे पराभिक्ष भी एक शब्द होता है, पराभिक्ष शब्द भी इसमें आ सकता है। जैसे पराभौमिक शब्द भी इसमें आ सकता है, परामर्श शब्द भी इसमें आ सकता है, पराक्रम शब्द आ ही गया। लेकिन ये परार्थ, पराधीन, पराश्रित ऐसे शब्दों में परा नहीं होगा, पर होगा। कौन होगा? पर उपसर्ग होगा। पर भी उपसर्ग की तरह काम आता है। परतंत्र, परदेश, परहित, परकाज, परोपकार, पराधीन, पराश्रित, परार्थ, इन सब में कौन होता? पर होता है। यहाँ हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? परा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रा के बाद में बात करते हैं अप उपसर्ग की। कौन से उपसर्ग की बात करते हैं? अप की। प्र, प्रा, अप।
पर प्रा अप। और जैसे मैं पर की तो चर्चा कर ही चुका हूं, तो अपने को वो ध्यान में ही रखनी है, ठीक है। अब पर देखिएगा, अप देखिएगा, सॉरी, अप किस अर्थ में आएगा? बुरा, हीनता है, बुरा, हीनता, अपकर्ष, अशुद्ध। अपकर्ष शब्द क्या है? उत्कर्ष का विलोम कौन है? अपकर्ष है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? अपकर्ष है। उत्कर्ष मानी ऊपर की ओर, अपकर्ष मानी नीचे की ओर। किसी के जीवन में उत्थान हो, है, ऊर्ध्वगामी गति हो तो वो उत्कर्ष है, और अधोगामी गति हो तो वो क्या है? अपकर्ष। उत्कर्ष का एकदम विलोम अपकर्ष, ठीक है। तो अप कई अर्थों में आता है। अब अप में संधि की स्थितियां तो कहां बनेगी? जैसे अपेक्षा शब्द है या अपेक्षित शब्द है, इनमें एक संधि की स्थिति बन सकती है कि अपधन ईक्षा, अपधन ईक्षा और अपधन ईक्षित, अपधन ईक्षित। ये आपकी इसमें किसकी संधि बन सकती है? इसमें गुण संधि की स्थितियां बन सकती है, ठीक है। और जैसे इसमें दीर्घ संधि का भी एक शब्द जैसे मैं बनाऊं अपाकृति, अपधन आकृति, अपधन आकृति। बाकी जैसे कॉमन से शब्द तो इसमें बहुत बन सकते हैं। अपमान है, मान और बुरा मान एकदम विपरीत। अपमान मानी क्या होता है? ठीक है। और अपंग, अपंग शब्द में भी अप प्रत्यय होता है। अब आप कहोगे गुरुजी साहब, गुरुजी अपंग शब्द में उपसर्ग कैसे हुआ? सॉरी, प्रत्यय नहीं, उपसर्ग होता है, कैसे हुआ? अपंग, अपधन अंग से तो अपांग बनना चाहिए, इसीलिए मैं कक्षाएं देखने के लिए कहता हूं, कुछ नया मिल जाता है। अपंग, अब कंफ्यूज हो जाओ ना, प्रश्न आया निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विकल्प में अपंग आ गया। अब आप वहां क्या सोचेंगे कि यार अपंग को अपधन अंग करेंगे तो अपांग बनेगा, अपांग तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो ए धन पंग करेंगे तो पंग का कोई अर्थ नहीं होता, निश्चित तौर पे इसमें उपसर्ग नहीं है, गलत कर देंगे। लेकिन अपधन अंग से अपंग भी बनता है और अपधन अंग से अपांग भी बनता है, ये ध्यान रखना। अपधन अंग से अपंग भी बनता है और अपधन अंग से अपांग भी बनता है। जैसे सारधन अंग से सारंग भी बनता है और सारधन अंग से सारांग भी बनता है, और सीम धन अंत से सीमंत भी बनता है और सीम धन अंत से सीमांत भी बनता है। वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है। तो अपंग में भी कौन सा उपसर्ग है? अप, बुरा, हीनता, अपकर्ष, अशुद्ध आदि कई शब्द, कई अर्थों के अंदर इसका क्या होता है? प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ें। प्र, परा, अप, सम। चौथे नंबर पे सम को देख रहे हैं। हालांकि हम बीच में पर की चर्चा भी कर चुके हैं। सम, देखो सम सम्यक प्रकार से, समान, कई अर्थों में आता है। एक इस सम जैसा ही उपसर्ग और चलता है हिंदी में, सम। ये तो 22 में शामिल है संस्कृत वालों में। अब अंतर क्या है देखना, ये सम जो देखो कहाँ कहाँ आएगा। जैसे संयोग है, संभव है, संघर्ष है, संवाद है, शब्द देखना, संवाद है, सन्यासी है, ऐसे शब्दों में। अब देखना, अब संयोग का संधि विच्छेद करो, क्या होगा? समधन योग, समझना, समधन योग। भाई हमारा नियम है व्यंजन के बाद, सॉरी, मैं के बाद व्यंजन आए तो मैं का अनुस्वार होता है, व्यंजन का तीसरा नियम है। संभव, बोलो, समधन भव, संघर्ष, समधन घर्ष, संवाद, समधन वाद। अब सन्यासी, अब आप कहोगे गुरुदेव इसमें तो मैं दिख ही नहीं रहा, देखो मैं दिखाऊं, समधन न्यासी। समधन न्यासी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा? सन्यासी शब्द बनेगा। आपको एक बात बताई थी व्यंजन संधि पढ़ाते समय कि अनुस्वार के बाद यदि वर्ण पांचवा हो पहले से तो अनुस्वार को अनुस्वार न लिख करके पांचवे में ही बदल दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? सन्यासी। क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी व्यंजन की स्थितियां आ गई। अब अगला चाहे तो ऐसे भी शब्द को लिख करके दे सकता है, जैसे संजय, संजीव। अब आप ये यहाँ कौन है? यह है। अनुस्वार किसका बनता है? आगे वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा। तो संजय को ऐसे भी लिखा जा सकता है, संजय और संजीव। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे संजय का, तो क्या होगा? समधन जय, और संजीव का क्या हो जाएगा? समधन जीव। समझे आप इस बात को? बाकी कॉमन शब्द है, जैसे सम्मेलन है। अब सम्मेलन के अंदर तो सीधा सीधा संयोग हो रहा है, क्या कर सकते हैं? समधन मेलन कर सकते हैं। लेकिन कई बार स्वर भी आते हैं, जैसे समीक्षा है, समाचार है, समादर है। एक एक शब्द देखना, समादर है। अब समीक्षा का हम वो करें तो संयोग ही हुआ है,
समधन ईक्षा, समधन ईक्षा, समाचार समधन आचार, और समादर समधन आदर। भाई मैं हलंत था, सामने व्यंजन था, वो उसमें मिल गया। तो इस प्रकार की स्थितियां इसमें बन सकती है, और भी इसमें कई स्थितियां बन सकती है। जैसे मैंने कहा संस्कृत है, संस्कृति है, संस्करण है, संस्कर्ता है, संस्क्रिया है, ऐसे शब्द। हमने व्यंजन में एक नियम पढ़ा है कि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्द आए, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने हुए शब्द आए तो अनुस्वार के बाद दंत्यशय का आगम होता है। तभी मैं कह रहा हूं उपसर्ग की कक्षा, ताकि आपके पूरे नियम और शब्द रिवाइज हो जाएं। तो ये कौन से उपसर्ग की स्थिति देखी हमने? सम की देखी है। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई कि हिंदी में एक सम उपसर्ग और चलता है जिसमें मैं को हलंत नहीं होता। इसका भी अर्थ तो समान के अर्थ में आता है। इसकी पहचान, इसमें सीधे सीधे शब्द आएंगे और बड़े आसानी से समकोण, समताप, समवयस्क, इस प्रकार के शब्द, समदर्शी हैं भाई, जो शब्द के दोनों टुकड़े अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, ठीक है, और सम पूरा आएगा, ठीक है, ना कोई भाई यदि शब्द स्वर से चालू हो रहा है, ध्यान देना, यदि शब्द स्वर से चालू हो रहा है तब निश्चित तौर पे सम ही आएगा, सम ही आएगा। और व्यंजन से चालू हो रहा है तब दोनों आ सकते हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट अर्थ प्रकट हो रहा है, इसमें संयोग होगा या संधि होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सम, हालांकि ये अपने संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है उसमें शामिल है, कौन? आपका ये सम उपसर्ग उनमें शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ऐसे ही बस अभ्यास हो जाएगा उपसर्ग का, और प्रश्न आते हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, आप देखेंगे टेस्ट के अंदर हम भी बड़े अच्छे अच्छे देंगे, ठीक है। अब इधर देखो, अनु बड़ा महत्वपूर्ण उपसर्ग है। अनु कई अर्थों में आता, के पीछे, विपरीत, की ओर, की ओर। अनु भाई किसी के पीछे पीछे जाए तो अपन शब्द काम में लेते हैं ना, अनुगमन है, ऐसे ही शब्द अर्थों के अंदर आता है ये, के पीछे, पश्चात। पश्चात का भी अर्थ क्या होता है? के पीछे ही होता है, एक दूसरे के पर्यायवाची से शब्द हो गए, ठीक है। संग और साथ साथ में भी आता है ये, ठीक है, कई अर्थों के अंदर इसका प्रयोग होता है। लेकिन मैं इसको महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूं कि अनु उपसर्ग के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कारण कि 3 उपसर्ग होते हैं, एक तो अनु, ये संस्कृत वाला, एक होता अन और एक होता अन, और इन तीनों में विद्यार्थियों की कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो हम कक्षा में उनकी चर्चा करें कंफ्यूजन वाली, ठीक। बाकी पीडीएफ अपन सीधा पढ़ सकते हैं, सुपुत्र में सु का प्रयोग हुआ, कुपुत्र में कु का प्रयोग हुआ है, समझना। अनु, अन, अन कैसे? मान लीजिए आपके पास एक उदाहरण है अन्वय, आपके पास उदाहरण है अनवर्थ, आपके पास उदाहरण है अनुदित, ठीक है, ऐसे आपके पास उदाहरण आए, ठीक है, और आपके पास उदाहरण अनबन। अब साहब इनमें से उपसर्ग छांटिए, आप अपने मन में छांटिए। अनबन में तो सीधा सीधा दिख रहा है कौन है? अन है। अब बात करते हैं इन तीनों की। अब इन तीनों में इन जो बीच वाले दोनों हैं, इनमें प्रारंभिक तौर पर देखें तो किसका दर्शन हो रहा है? अन का दर्शन हो रहा है। और इस नीचे वाले में देखें तो प्रारंभिक तौर पे किसका दर्शन हो रहा है? अनु का दर्शन हो रहा है। लेकिन है इसके एकदम विपरीत, है एकदम इसके विपरीत। ये विपरीत कैसे हुआ देखना। अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन अय, और अनवर्थ का क्या होगा? अनुधन अर्थ। तो भले आरंभिक तौर पे आपको प्रतीति हो रही होगी अन की, लेकिन इन दोनों में कौन सा उपसर्ग है? अनु है। कौन है? अनु है। अब जो अनुदित शब्द है इसमें प्रारंभिक तौर पे अनु दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ क्या है? अनधन उदित है। अनधन उदित है, नए में ऊ की मात्रा मिलकर के अनुदित बना। अब आप कहोगे गुरुदेव यही अन क्यों लिखा आपने, ऊपर वाला ये अन क्यों नहीं है? महाराज यदि ये अन में लिखता तो अनधन उदित से गुण संधि होकर के अनोदित शब्द बनता। अब कोई कहेगी गुरुजी अन क्यों नहीं, अनु क्यों नहीं है? अनु इसलिए नहीं है कि अनुधन उदित करते तो ऊ और ऊ होकर के दीर्घ संधि से जो शब्द बनता वो अनुदित बनता। क्या बनता? अनुदित बनता। तो संधि का महात्म्य है पूरा का पूरा। यदि संधि आती तो हम निर्णय तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए मैंने इस अनु को बड़ा महत्वपूर्ण उपसर्ग बताया है। देखना इसके कुछ शब्दों का मैं अभ्यास करवाऊंगा आपको, और आप ही करेंगे अभ्यास। जैसे अन्वय, अनवर्थ, अनविष्ट, अनविक्षा, अनविक्षक,
देखना, अन्वीक्षक, अन्वेषी, देखना, अन्वेषण, और भी देखना आपको कुछ याद आएगा, अनुच्छेद, और भी देखना आपको कुछ याद आएगा, अनुषंगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप भले वीडियो पॉज करके इनका उत्तर लिख सकते हैं, पहले तोड़ सकते हैं, बाद में आगे देख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अब देखना, अब इन सब में अन दिख रहा है, लेकिन है कौन? अनु। संधि विच्छेद बोलो मेरे साथ साथ, अनु धन अय, साथ साथ नहीं, मेरे बोलने से पहले बोलो, तभी कक्षा की सार्थकता सिद्ध होगी। हमें अभ्यास करना, मेहनत करनी, बहाने नहीं मारने और आलसी नहीं बनना। इधर देखो, अनुवर्त बोलो, क्या होगा? अनुधन अर्थ, अनुधन अर्थ, अन्विष्ट, अनुधन इष्ट, अन्वीक्षा, अनुधन ईक्षा, और अन्वीक्षक, अनुधन ईक्षक, अनुधन ईक्षक, अन्वेषी, अनुधन एषी, अन्वेषण, अनुधन एषण, अनुधन एषण। ठीक है, अब इस शब्द को देख करके आपको कुछ स्मरण आया? व्यंजन में हमने चौथा नियम पढ़ा था, क्या? स्वर के बाद छ हो तो मध्य में च आता है, तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो गया? अनुधन छेद। क्या हो गया? अनुधन छेद। अगला है अनुषंगी। अब अनुषंगी याद आया? नियम नंबर 6, स्वर के बाद दंतेश हो तो दंतेश का मूर्धन्य श होता है, और अनुसंगी का संधि विच्छेद क्या हो गया प्रभु? अनुधन संगी। और ध्यान देना, ये शब्द परीक्षाओं में बहुत बार आया है, अनुषंगी शब्द। बाकी इसके जो सामान्य शब्द हैं उनकी पहचान तो बड़ी आसानी से हो सकती है, अनुचर, अनुज्ञा, अनुगमन, है जी, ऐसे अनुसरण, अनुबंध, ऐसे जो सामान्य शब्द उनकी पहचान तो अपने आप ही हो गई। ये जो संधि युक्त पद आएंगे उनकी पहचान के लिए संधि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये कौन सा उपसर्ग है आपका? अनु उपसर्ग के पीछे साथ साथ की और कई अर्थों के अंदर इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। समझ में आ गई बात? कई शब्दों का इसका हमने क्या किया? अभ्यास किया। अब आगे देखना, ठीक है, आगे देखना। देखो, कोई साथ साथ लिख रहे हैं तो उनको बहाना मारने की जरूरत नहीं है। जैसे वीडियो पॉज कर लिया, स्लाइड सामने, पूरे लिख लिया, फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, ऐसा आगे चालू कर लिया। और वरना इनकी पीडीएफ है, अभ्यास करना, मेरे साथ साथ बोलना है, आपको बोलते रहना है, साथ साथ एक एक शब्द का विच्छेद बोलना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है रसरी आवत जावत है, सिल पर पड़त निशान। आइए अगला उपसर्ग देखते हैं। अगला है जी अव। अव आता है बुरा, निरादर, हीनता, ऐसे कई शब्दों के अर्थ के अंदर इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। अब इसके शब्द देखना, जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिखा अवेक्षक, मैंने शब्द लिखा अवेक्षण। देखना, अब हम इनकी संधि कर विच्छेद करेंगे तो दोनों के दोनों गुण के उदाहरण ए बन रहा है। तो अवेक्षक का संधि विच्छेद बोलो आप। अब मेरे से पहले आप बोल दो, इसका मतलब सार्थकता सिद्ध हो गई कक्षा की। अवधन बोलो, ईक्षक। अवेक्षण बोलो, अवधन ईक्षण, अवधन ईक्षण। गुण के उदाहरण, बाकी इसके कॉमन से वर्ड आते हैं, जैसे अवतार है, अवसर है, अवगुण है जी, अवमूल्यन है। इस प्रकार के बहुत से शब्द हो सकते हैं। ठीक है, अव की पहचान हो गई। अब देखना, इस अव का जो ये तत्सम उपसर्ग है भाई, संस्कृत का उपसर्ग है, इसका एक तद्भव रूप चलता अव। समझे ना कक्षा की उपयोगिता? ऐसे बहुत सी चीजें सीखने को मिल जाती है। अव, ये तद्भव रूप है इस अव का। अब इसका भी उच्चारण तो अव ही होगा। जिन अर्थों में ये अव आ रहा था उन्हीं अर्थों में ये अव आएगा। ठीक, अब शब्द देखना कैसे बनते हैं। जैसे ये अवसर है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लिखते तो नहीं है लेकिन काव्यों के अंदर ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है, पढ़ो क्या है, अब आप आदत के अनुसार पढ़ोगे ओसर। ओसर नहीं है, उच्चारण तो इसका भी अवसर ही हो रहा है, उच्चारण तो इसका भी अवसर ही हो रहा है। जैसे मैंने शब्द लिखा अवगुण, तो उच्चारण तो इसका भी क्या होगा? अवगुण। ये अवगुण थोड़ी है, ये अवगुण थोड़ी है, ये भी अवगुण ही तो है। ठीक है, जैसे मैंने कहा अवतार, अवतार, तो अब इसको लोग पता नहीं क्यों अवतार बोलते हैं। और
उनको पता है कि अवतार पढ़ना, उसके बावजूद भी उनके मुख से निकलता अवतार ही है, तभी ये भी क्या है, अवतार। हालांकि शब्द शुद्धि के अनुसार इनको शुद्ध माना जाता है, शब्द शुद्धि की बात करें, लेकिन इनको हिंदी में प्रयोग होता है बहुत बार, और ये अव का तद्भव रूप है ये अव, और ये हिंदी के अंदर ये काम में लिया जाता है। समझ में आ गई? ये किसकी बात हुई? अव उपसर्ग की बात हुई। बुरा, निरादर, हीनता, कई अर्थों में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अब बड़े महत्वपूर्ण उपसर्ग की चर्चा करने जा रहा हूं मैं। निस, किसकी? निश की चर्चा करने जा रहा हूं, है। बिना, निषेध, रहित, अतिक्रम, कई शब्दों में इसका प्रयोग होगा। इस निश उपसर्ग की चर्चा हमने संधि के दौरान की है। अब ध्यान से इसको समझिएगा। मान लीजिए मैंने शब्द लिखा निश्चिंत, समझना, मैंने शब्द लिखा निश्चल, मैंने शब्द लिखा निश्चय, मैंने शब्द लिखा निष्पाप, मैंने शब्द लिखा निष्प्रभ, मैंने शब्द लिखा निष्प्राण, मैंने शब्द लिखा निस्तेज, हाँ जी, और मैंने शब्द लिखा निस्वार्थ। ठीक है, निश की बात कर रहे हैं। मैंने लिखा निःशुल्क, ऐसे मैंने कई उदाहरण लिख दिए। मैंने यहां लिख दिया निःसंतान। ध्यान से समझना। अब देखना ध्यानपूर्वक, निश उपसर्ग, इनमें क्या दिख रहा है? इनमें निश दिख रहा है, इन सब उदाहरणों में मूर्धन्य दिख रहा है, इन सब उदाहरणों में दंतेश दिख रहा है। तो दंतेश जिनमें दिख रहा है उनमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं, वह निस्दंतेज, निषधन स्वार्थ और निषधन संतान सब ये हो गया। ठीक है। हालांकि संधि में आजकल हम इनका सबका संधि विच्छेद करेंगे अमूमन, तो अपन क्या करेंगे, निहि का ही प्रयोग करते हैं। भाई निहिधन चिंता, निहिधन छल, निहिधन चय, निहिधन शुल्क, निहिधन पाप, निहिधन प्रभा, निहिधन प्राण, निहिधन तेज, निहिधन स्वार्थ, निहिधन संतान। लेकिन संधि के दौरान हमने ये भी कहा है कि निहि नाम का कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। मूलतः इन शब्दों में तो हुआ है संयोग, निषधन तेज, निषधन स्वार्थ, निषधन संतान, इनमें तो संयोग हो गया। अब बात करते हैं इनके। तो हमेशा ध्यान रखना, उपसर्ग में हमेशा सै दंते ही प्रयुक्त होता है। तो भले मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी कह सकता हूं, भले नी के बाद तालव्य श हो, भले मूर्धन्य श हो और भले दंते श हो, मतलब नी के बाद भले कोई सा ही स हो, उपसर्ग में हमेशा कौन सा स माना जाएगा, दंते ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, दंते ही माना जाएगा। भाई निश्चिंत का मूलतः संधि विच्छेद निषधन चिंत या चिंता होगा। ठीक है। सचुत्व संधि होती है, दंतेशय के बाद तालव्य शय या चयवर्ग हो तो दंतेशय तालव्य शय में और तयवर्ग चयवर्ग में बदल जाएगा क्रम के अनुसार, तो निश्चिंत बन जाएगा। हालांकि हम इनका संधि विच्छेद क्या करते हैं, निहिधन चिंत करते हैं विसर्ग में, और आजकल इसको माना भी जाता है। लेकिन मैं यहाँ फिर एक बार आपको स्मरण दिला रहा हूँ, संधि की कक्षा में मैंने बड़े विस्तार के साथ चर्चा की है। यदि निश्चिंत आ जाए, निहिधन चिंत और निषधन चिंत दोनों में से चुनना पड़े तो हम किसे चुनेंगे, निषधन चिंत को चुनेंगे, क्योंकि मूल उपसर्ग का प्रयोग हुआ निश और मूल उपसर्ग में दंतेशय आता है। अब संधि के यहाँ दिक्कत करती है, संधि दिक्कत करती है परिवर्तन को लेकर के। भाई जैसे यहाँ तो निषधन तेज, निषधन स्वार्थ, निषधन संतान करेंगे तो कहा जा सकता है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ नहीं कहा जा सकता यहाँ तो परिवर्तन भी हो रहा है। यहाँ तो दंतेशय तालव्य में रूपांतरित भी हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, निषधन पाप हो जाएगा। तो देखो ये विडंबना है, हिंदी में दो बातें लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं, मूर्खता की पराकाष्ठा है। कैसे कि यहाँ तो आप जब उपसर्ग पूछा जाए तब तो दंतेशय कर देना और संधि पूछी जाए तो निहि कर देना। और विडंबना देखो, बड़ी बड़ी परीक्षा एजेंसियां निहि को सही मान करके प्रश्न आंसर की जारी कर रही है और उनको माना भी जा रहा है और विकल्प में निश दिया ही नहीं जा रहा। लेकिन मैं किस निहि को मान करके हमने भी किया और मैंने कहा भी माना जा रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध के कौन है, निश है। लेकिन मैं उससे एक कदम आगे जाकर के आपको कह रहा हूं कि परीक्षा में ऐसी स्थिति आए कि निहिधन पाप और निषधन पाप दोनों में से चुनना पड़े तो निषधन पाप को चुनेंगे, क्योंकि यहाँ दंतेश मूर्धन्य में बदला है तो परिवर्तन भी हो रहा है, या दंतेश तालव्य में बदला है तो परिवर्तन भी हो रहा है, और मूल उपसर्ग नहीं निश होता है।
समझ में आ गया? अरे भाई विडंबना देखिए, नी को ही कई जगह हम निश मान लेते हैं और कई जगह निर मान लेते हैं। अब कैसे बोधू कहाँ निर था और कहाँ निश था? शब्द ये तो गिने चुने शब्द चलते हैं, हमें शब्द की प्रकृति का पता पड़ना तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा कौन निर है कौन निश है। विडंबना देखिए तथ्यों की और कैसी परंपरा चल पड़ी है, लेकिन हमने हर स्थिति को यहाँ मद्देनजर रखा है और अंत में आपको निष्कर्ष दे रहे हैं कि नी के बाद कोई सा ही से आए, उपसर्ग में आप दंते से ही स्वीकार करेंगे, उपसर्ग में दंते सही स्वीकार करेंगे। भाई आप देखते होंगे संधि में कई बार अपन निही को निर बनाते, कई बार निस, हालांकि वो आगे वाले वर्ण पर निर्भर करता माना, लेकिन यार जब निर और निस अलग अलग उपसर्ग है तो नी बना करके कैसे काम चला सकते हैं और जगह, लेकिन चलाना पड़ रहा है क्योंकि माना जा रहा है, माना जा रहा है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, कोई अच्छा एग्जामिनर अच्छा प्रश्न पत्र बनाए और ऐसी कोई स्थिति दे तो फिर हम प्राथमिकता, क्योंकि संस्कृत के अकॉर्डिंग बाद में बात रखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़े तो हमने बात की निश की। अब निश की जैसे बात की वैसे ही अपन एक बात और कर सकते हैं, दुष की भी कर सकते हैं। जैसे हमने निश की चर्चा की वैसे दुष की भी चर्चा कर सकते हैं, निषेध, निंदा, कठिनाई। ठीक है, शब्द देखना, जैसे मैंने लिख दिया दुष्शासन, मैंने लिख दिया दुष्शील है जी, मैंने लिख दिया दुष्कर्म, तो दो उदाहरण ले लेते हैं, मैंने लिख दिया दुष्कर्म और मैंने लिख दिया दुस्साध्य और मैंने लिख दिया दुस्साहस। ये उदाहरण दे दी, मान लीजिए आपने उदाहरण दे दिए। अब तीनों के अंदर यहाँ दू के बाद तालव्य श है, यहाँ मूर्धन्य श है और अंत में दंत्य श है, तो वो ही नियम यहाँ लगेगा। इतनी व्याख्या की जरूरत नहीं कि दू के बाद कोई सा ही स हो, उपसर्ग में आप कौन सा स मानेंगे, दंत्य श मानेंगे। कौन सा स मानेंगे, दंत्य श मानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, हालांकि संधि के अंदर अपन इन सब का यही करते हैं, दुह दन शासन, दुह दन कर, दुह दन साध्य, लेकिन जब उपसर्ग पूछा जाए तो अपन दुष करेंगे। और वही नियम जो निस में लागू हो रहा था, जैसे दुशासन दे तो मूलतः तो दुष दन शासन हुआ है और विकल्प में दुष धन शासन और दुह धन शासन दोनों हो तो हम दुष धन शासन को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि दुष धन शासन दंतेश तालव्य श में भी बदल रहा है तो संधि की परिवर्तन की शर्त भी पूरी हो रही है और मूल उपसर्ग दुह नहीं दुष होता है। क्या होता है? दुष होता है। समझ में आ गई? तो नी के बाद भले कोई सा भी स हो और दू के बाद भले कोई सा भी स हो, उपसर्ग की जब बात आएगी तो अपन दुष और निश की ही बात करेंगे, दुष और निश की ही बात करेंगे। यहीं देखना, एक चीज और देखना, जैसे दुर्दुष की बात की वैसे हम निर्दुर की बात भी कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? निर और दुर की भी बात कर लेते हैं। ये सेम से अर्थों के अंदर आता, निषेध, रहित, विपरीत, अत्यंत आदि अर्थों के अंदर इनका क्या होता है? प्रयोग। और वो ही संधि की स्थितियां इन पे लागू होगी। कैसे? अरे भाई, हालांकि मैंने संधि पढ़ाते समय इनकी चर्चा भी की है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा निर्जन, मैंने लिखा निर्धन, मैंने लिखा निर्गम, मैंने लिखा निरंजन, हाँ जी, मैंने लिखा निरी है, मैंने लिखा निरनुनासिक। ठीक है, ऐसे मैंने शब्द लिख दिए, निर 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 निर। अब सीधा सीधा संयोग हो रहा है, निर्धन जन, निर्धन निर्धन धन, निर्गम निर्धन गम, निरंजन निर्धन अंजन और निरी है निर्धन ई है। ठीक है, अब देखना, मैंने यहां शब्द ये भी लिख दिए, निरोग, नीरस, निरंद्र, इस प्रकार के शब्द भी मैंने आपको दे दिए मान लीजिए। अब इनमें भी क्या है? निर्धन रोग, निर्धन रोग, नीरस में क्या है? निर्धन रस और निरंद्र में क्या है? निर्धन रंध्र। याद कीजिए, हमने एक नियम देखा था कि रे के बाद रे हो तो रे का लोप हो जाएगा और उस रे से पहले जो ए ई ऊ है उनका आ ई ऊ हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इन सबका संधि विच्छेद करते समय हमने निर के स्थान पर क्या लिखा था? निही लिखा था। क्या लिखा था? निही लिखा था, और ये सही भी माना जाने लगा है। लेकिन उपसर्ग जब पूछा जाए तो निही नहीं, अपन क्या करेंगे? निर ही करेंगे, भले संधि निही को लेकर के करें। ठीक है, क्योंकि अब निर्जन का संधि विच्छेद अपन निर्धन जन करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए ये एक तर्क दे करके इसको मान लिया जाता है कि निधन जन से निर्जन बना है कि विसर्ग का रे बना है जी, परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये बात फिर यहाँ लागू नहीं होती। विडंबना देखिए, निरोग का संधि विच्छेद निर्धन रोग करते हैं तो परिवर्तन भी हो रहा है और मूल उपसर्ग नहीं निर होता है। ठीक है, तो स्थितियां जब दोनों आ जाए कि निर्धन रोग और निधन रोग में माने तो व्यक्तिगत मतलब निर्धन रोग को माना जाना
चाहिए, क्योंकि इस पे फिर दावा किया जा सकता है रोरी और ड्रेलो पे पूर्वश्य दीर्घो अणसूत्र की सहायता से। समझ गए आप इस बात को? लेकिन ये अपने आप में तभी तो परीक्षाओं में फिर प्रश्न डिलीट करने पड़ते हैं, क्योंकि जब सही दावा जाता तो उसको नकारा तो जाता नहीं, और पहले की परीक्षाओं में कईयों में गलत भी स्वीकार कर लिया गया, तो द्वंद्व में आकर के फिर ऐसे प्रश्नों को डिलीट करना पड़ता है एग्जाम लेने वाले एजेंसीज को। समझ में आ गई आपको निर की बात? ठीक है। अब जैसा निर है वैसा ही दुर भी होता है, दुर पर भी यही लागू होंगे। जैसे मैंने कह दिया दुर्जन, दुर्गम, दुर्धरा, दुर्भाव, ऐसे शब्द, दुरु है, दुराज है, दुराज का क्या हो जाएगा? दुर्धनराज। तो जैसी पोजीशन निर की थी वैसे ही दुर की भी होगी। ध्यान रखना, निहि, दुहु कोई उपसर्ग नहीं होते। जब हमें उपसर्ग की बात आए तो निर, दुर, निश, दुस ही हम स्वीकार करेंगे। संधि में क्या करना है, संधि पढ़ते समय हम बहुत विस्तार के साथ चर्चा कर चुके हैं और यहां भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की? संस्कृत के जो 22 उपसर्गों की बात कर रहे हैं उनकी की। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं वी उपसर्ग की चर्चा करता हूं। कौन से उपसर्ग की चर्चा कर रहा हूं मैं? वी उपसर्ग की चर्चा कर रहा हूं, जो विशेष, विपरीत, भिन्न कई अर्थों के अंदर प्रयुक्त होता है। अब इधर देखना भाई, जैसे मैंने शब्द लिखा वीक्षा, वीक्षक, आप ऊर्जा के साथ बैठे रहें, वीक्षण, ऐसे मैंने शब्द लिखे साहब। अब इनका संधि विच्छेद करो करो। वीक्षा का क्या होगा? वीधन ईक्षा। वीक्षक का क्या होगा? वीधन ईक्षक। और वीक्षण का क्या होगा? वीधन ईक्षण। दीर्घ हुई है। अब कोई कह दीजिए वीक्षा में तो वी बड़ा है, उपसर्ग में मात्रा छोटी आती है, ऐसा कैसे हुआ? भैया दीर्घ हुई है। जैसे मैंने शब्द लिखे व्यय, व्यस्त, व्यंजन, बोलना, व्यवहार, ऐसे चुपचाप नहीं बैठना है। व्यवहार, व्यग्र, व्यवधान है जी, व्यायाम, व्याघात, व्याज, व्याख्यान, व्याकरण। देखना शब्द देखते जाना आप तो। व्युत्पत्ति, व्युत्पन्न, व्यूह, व्योम, विच्छेद, विषम। हाँ, कई शब्द मैंने यहां लिख दिए आपके इसलिए। अब आप इन सब में संधि है, सब में संधि है। बोलना मेरे साथ साथ जहां बैठे हुआ। व्यय, वी धन अय, यण हुई है। व्यस्त, वी धन अस्त। व्यंजन, वी धन अंजन, ये उत्तर आपका होना चाहिए। व्यवहार, वी धन अवहार। व्यग्र, वी धन अग्र। व्यवधान, वी धन अवधान। व्यायाम, वी धन आयाम। व्याघात, वी धन आघात। व्याज, वी धन आज। व्याख्यान, वी धन आख्यान। व्युत्पत्ति, वी धन उत्पत्ति। व्याकरण, वी धन आकरण। व्युत्पन्न, वी धन उत्पन्न। व्यूह, वी धन ऊह। व्योम, वी धन ओम। सब यण के उदाहरण थे। और विच्छेद, स्वर के बाद छ हो तो मध्य में च आएगा, वी धन छेद। और विषम, स्वर के बाद दंतेश हो तो दंतेश का मूर्धन्य से बने। तो ये संधि की स्थितियां हैं, पूरी की पूरी संधि पर निर्भर करे। और जो कॉमन वर्ड है उनको तो आप पहचान ही लोगे भाई। विचार में वी आया है, विधवा में वी का प्रयोग हुआ, धवा मानी पौरुष है। विवाह में वी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऐसे शब्दों में विभव में वी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इनका तो आप पहचान कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जो संधिनिष्ठ शब्द हैं उनके लिए हमें संधि का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। अब इसकी भी एक अलग स्थिति में आपको बताता हूं जहां विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। देखना, मान लीजिए बच्चे के सामने एक शब्द आ गया, वैदेशिक शब्द आ गया। बच्चे के सामने एक शब्द आ गया वैधानिक। ये कई उपसर्गों में लागू होगी, इस स्थिति को समझिएगा। ठीक है, वैवाहिक, इस प्रकार के शब्द आ गए। पूछा जी उपसर्ग कौन है? अब विद्यार्थी सोचेगा यार वै नाम का तो कोई उपसर्ग मैंने सुना ही नहीं, और वो कंफ्यूज हो जाएगा, उत्तर गलत कर सकता है। वो स्थितियां देखना। तो वैदेशिक शब्द का हम यदि वो करें तो विदेश में इक प्रत्यय जुड़ने से वैदेशिक बना है। प्रत्यय का एक विधान होता है कि जब इक ए, ये, ए, आयन, ई,
ए, इस प्रकार के प्रत्यय जुड़ते स्वर परिवर्तन का विधान होता है कि आरंभिक स्वर ई ए हो तो ऐ बन जाता है। प्रत्येक खंड में वो सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता रहा हूं भाई, वैदेशिक शब्द विदेश में इक जुड़ने से वैदेशिक बना है, तो विदेश में कौन सा उपसर्ग है? वी। तो अपन कह सकते हैं वैदेशिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वी का प्रयोग हुआ है। वैधानिक, वैधानिक विधान में इक प्रत्यय जुड़ने से वैधानिक बना है। वैशेषिक, विशेष में इक प्रत्यय जुड़ने से वैशेषिक बना है, ठीक है। लेकिन इनमें उपसर्ग कौन है? वी है। उपसर्ग तो है, हम मना तो नहीं कर सकते ना कि वैधानिक, वैशेषिक, वैदेशिक में किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कर सकते। उपसर्ग का प्रयोग हुआ कौन सा? वी। तो थोड़ा सा उत्तर देते समय चिंतन, यही कक्षा का लाभ कि हर प्रकार की स्थिति कक्षा के अंदर चलती रहती, चर्चा चलती रहती। तो हमने काफ़ी उपसर्गों की चर्चा की, अगली कक्षा में कुछ और चर्चाएं करेंगे ताकि आपको बहुत अधिक इसमें लंबा ना खींचना पड़े। हाँ, तो आपको ये उपसर्गों की चर्चा करनी है। और हिंदी वाले जो उपसर्ग उनकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, बेचारे सीधे सीधे पता चल जाते हैं। है जी, कपूत में कै का प्रयोग हुआ है और कुपुत्र में कु का प्रयोग हुआ है, वहाँ कोई बाधा की बात ही नहीं है। तो आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें। ओके, जय हिंद।